बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस की समाअत आज अटक जेल में हुई और जो स्पेशल कोर्ट थी उसके जज साहब इस्लामाबाद से ख़ास तौर पे अटक जेल तशरीफ़ लेके गए। वहाँ पे समाअत हुई और जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनकी जो जुडिशल रिमांड है उसमें 13 सितंबर तक तौसीक़ कर दी गई है। अब एक सवाल किया जा रहा है कि ये जो केस की समाअत है ये अटक जेल के अंदर क्यों हुई है, और जो 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड में तौसीक़ हुई है तो इसके बाद एक सवाल पैदा हो गया कि क्या साबिक वज़ीर आज़म आइंदा इंतखाबात से पहले रहा हो पाएंगे या इसी तरह किसी न किसी केस में उनको गिरफ़्तार किया जाता रहेगा या उनके रिमांड में तौसीक़ होती रहेगी। इसके अलावा भी कुछ अहम सियासी और कानूनी मामलात हैं। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मारूफ माहिर कानून हैं। जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, और आबिद ज़ुबैरी साहब सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। सलमान अकरम राजा साहब, आप क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब के भी वकील रहे हैं और इमरान खान साहब के भी वकील रहे हैं, और आपने और भी बहुत से ऐसे अहम केसों को सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में डिबेट किया है, मसलन असगर खान केस है, मुझे तो बहुत से केस याद हैं डॉक्टर मुबश्शिर एनआरओ वाला केस। तो मैं इसलिए आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जब किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मुकदमे की समाअत जेल के अंदर शुरू हो जाती है तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ये तो एक बिल्कुल मायूब चीज़ है। एक बड़ा बुनियादी उसूल है कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। एक खुली अदालत जो है वो इंसाफ का बुनियादी तकाजा है। बंद कमरे में ट्रायल जो है ये कोई मानी नहीं रखती, बल्कि अगर आप देखें जो रेवोल्यूशन हुई, जो इनकलाब आया अमेरिका में, उसमें एक नुक्ता ये था कि ये ट्रायल जो है ओपन नहीं कर रहे। तो इसलिए ये तो बहुत ही मायूब बात है। ये वहाँ होती है जहाँ आपने कोई मखसूस नौयत के मिलिट्री ट्राइब्यूनल में, और वो भी एक बहस चल रही है कि क्या सिविलियन को मिलिट्री ट्राइब्यूनल में ले जाया जा सकता है। हम अदालत गए हुए हैं। आपने कोई मिलिट्री कोर्ट बनाया, कोई मार्शल लॉ का ज़माना है, वहाँ आपने जल्दी जल्दी किसी को सज़ा दे के साइड पे करना है, तो वहाँ इस तरह के काम होते हैं। अच्छा। एक जमहूरी दौर में जहाँ बज़ाहिर आप कहें कि जी आइनी निज़ाम कारफरमा है बज़ाहिर, तो वहाँ ऐसा करना जो है बिल्कुल किसी तरह भी जायज़ नहीं है। अच्छा तारड़ साहब, मैंने आज आपको थोड़ा मुश्किल में फंसा दिया क्योंकि सलमान साहब जो हैं वो लॉ कॉलेज में आपके टीचर थे, लेकिन अब आप ये बताएं कि क्या ये आप डिफेंड करेंगे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में हो रही है? आपके टीचर कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, आपका क्या मौक़िफ़? राजा साहब, बसद एहतराम मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये इमरान खान साहब के वकरा का दरीना मुतालबा पूरा हुआ है। अच्छा, देखिए ना क्या इशू था। कई पेशियां इस वजह से अटेंड नहीं की कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। बाकायदा वो टोपी पहन के एक हिसार में, और फिर गार्ड्स और एक हटो बच्चों का शोर। तो ये तो डे वन से कह रहे थे कि जी हम इधर F8 के कॉम्प्लेक्स में नहीं आएंगे, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। हम फलां जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट है। पहला एस्पेक्ट तो इसका यह है कि इमरान खान साहब के वकला एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, खाली कमरा चाहते थे, जो कि उनको प्रोवाइड किया गया, नंबर 1। नंबर 2, ये आम नौयत का केस नहीं है। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत रजिस्टर्ड एक मुकदमा है जिसकी हियरिंग्स मोर और लेस इन कैमरा होंगी, क्योंकि देखिए पहले ही एक कागज़ को जलसे में लहराया गया और कहा गया ये देखें ये इस मुल्क ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी। अब पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को अपनी सियासत के फ़रोग के लिए इस्तेमाल करना, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो अनऑथराइज्ड है कि आप वो किसी और को नहीं दे सकते, सीक्रेट है, वो एक बाकायदा कोडेड सिस्टम के थ्रू अमेरिका से ट्रैवल करता हुआ आया है, उसको अनऑथराइज लोगों को ना सिर्फ डिस्प्ले करना, उसको घुमा देना, उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, एक मीटिंग करके साजिश करना, ये केस आम केस नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जहाँ पे इन कैमरा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी, और हो सकता है कि ये अटक से बाहर आ जाए, मगर वो लोग जो कल को दरखास्तें दिया करते थे कि हम पेश नहीं हो सकते, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, आज उनका क्या जवाब है इस मामले के ऊपर? अच्छा, आबिद ज़ुबैरी साहब, जो इमरान खान साहब के डिफेंस मिनिस्टर हैं परवेज़ खटक साहब, वो कह रहे हैं स्टेट सीक्रेट ओपन करना बहुत बड़ा जुर्म है, इसकी बड़ी सज़ा है। आपको नहीं लगता कि परवेज़ खटक साहब की जो गवाही है ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत तबाहकुन साबित हो सकती है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद साहब, काश ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब थे, ये जब ये हुआ था या और चीज़ें हो रहे थे उस वक्त ये बात करते। अब वो एक शख्स है, वो जेल में है और अब वो बात कर रहे हैं, अपनी एक जमात भी उन्होंने बना ली है। अब तो सब ये वो लोग हैं जो कोशर होके अब सिस्टम में आ गए हैं। तो अब इनकी बात की अब अवाम फैसला करेगी कि इनकी असलियत क्या है इन लोगों की, कि ये लोग जो अब आके कोशर होके एक आदमी की बुराई करके आके बैठ गए। ये इस वक्त कहाँ होते हैं जब ये हो रही होती हैं चीज़ें? उस वक्त तो स्टैंड लेना चाहिए था, रिज़ाइन करते ये डिफेंस मिनिस्टर साहब या और लोग जो थे। लेकिन देखिए, जो मेन इशू है, जो मैं समझता हूँ दोनों ये बहुत काबिल और मोहतरम लोग आपके साथ बैठे हुए हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट, मैंने वो FIR जो पढ़ी है 15/8 को, अगर वो FIR दर्ज हुई और जो लॉ आया है वो 17/8 को एलिजिडली कानून बना, और ये भी अभी डिबेट है कि वो कानून बना है, अमेंडमेंट हुई है लीगली या नहीं। तो अब मुझे नहीं पता कि कौन से सेक्शन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अमेंडेड लॉ के तहत उनका ट्रायल हो रहा है या नहीं। तो ये भी एक इशू है। आई एम श्योर उनके बुकला उठाएंगे ये बात कि जी या सदर एक बात कहते हैं कि मैंने साइन नहीं किया कानून, और वो हो भी नहीं सकता था क्योंकि खुद इनके सेक्रेटरी ने कहा कि जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का जो बिल था वो सदर ने रिसीव किया है 8 तारीख तक, 8 अगस्त तक। तो उनके पास 10 दिन होते हैं, यानी 17 तक वो साइन कर सकते थे। वो कहते हैं मैंने साइन नहीं किया। चले, वो एक अलग डिबेट है। पार्लियामेंट में वो जा नहीं सकता क्योंकि नेशनल असेंबली है नहीं सकती, जॉइंट सेशन हो नहीं सकता। तो अब ये कानून बना अमेंडमेंट या नहीं, ये अलग एक डिबेट है। और ये साइफर, अब पहले तो था कि साइफर था, वो साइफर जो हमने सुना, जो चीज़ें हमने टीवी पे देखी, वो लहराया गया और वो कहा कि जी उसमें आपकी नेशनल सारी फौज और सबके लीडर्स बैठे, उन्होंने डिमांड दिया अमेरिका को कि जी ये जो आप इंटरनल उसकी हो। कोई कहता है, अब जब इनकी हुकूमत थी PDM की, उस वक्त कहते थे कि साइफर तो एक जाली चीज़ है, ये है ही नहीं, ये एक इलेक्शन स्टंट है, ये अब सडनली वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि जी उस पर एक शख्स का जो साबिक वजीर आज़म था उसका और उनके रुफका का ट्रायल हो रहा है, और जो और लोग भी शामिल थे उसके अंदर, लेकिन वो कोशर होके अब टीवी में बैठ के बुराइयां कर रहे हैं। तो ये भी तो देखना होगा कि साइफर है या नहीं है, कि वो गुमा या नहीं। पहले क्योंकि खुद डिनाई करते थे जब हुकूमत में नहीं थे कि जी ये तो था ही नहीं चीज़, ये तो एक इलेक्शन स्टंट था, ये तो एक गलत बात थी। तो ये पहले ये जो आपके सामने बैठे, इनसे पूछे कि ये हम हैं का साइफर है। अगर साइफर था, आपकी नेशनल कमेटी बैठी, नेशनल डिफेंस कमेटी जो भी उसका नाम है, उसने डिमार्श भेजा अमेरिका को कि जी आपकी इंटरनल हमारे उसमें नहीं। तो अगर ये था, फिर बाद में कहा कि ये नहीं था, तो अब इसकी असलियत और कौन सा लॉ लग रहा है इस पे, वो भी एक देखने की बात है। अच्छा, ये सारी बातों का तो जवाब मेरा ख्याल आप दे देंगे, जरा छोटा है जवाब। मैं देखिए, सबसे पहली बात यह है, साइफर में कहीं भी ये कम्युनिकेशन कौन दूसरे मुल्क को सफ़ीर के थ्रू करता है कि हम तुम्हारी हुकूमत गिराने लगे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें ना, अमेरिका एक मुल्क है, सॉवरन स्टेट है, उसके करता धरता लोग हमारे सफ़ीर असद मजीद खान को बुलाते हैं और उसे कहते हैं मिस्टर हम आपकी हुकूमत गिराने लगे हैं। कोई इसकी सेंस नहीं बनती। देखिए, साइफर रूटीन में आते हैं, रूटीन में साइफर आते हैं और जाते हैं। दूसरे ममालिक अपने ख्यालात का इजहार करते हैं कि आपकी फ़लाँ चीज़ से वो खुश हैं, फ़लाँ चीज़ से वो ना खुश हैं। उसको थ्रेट का रंग देना, उसको कंस्पिरेसी का रंग देना। क्या आपने कभी ये कहा था कि साइफर की कोई हकीकत है ही नहीं है, ये वजूद ही नहीं देखिए, हम तो ये कहते थे कि साइफर है, उसको मिस इंटरप्रेट, मिस कंस्ट्रू, उसकी गलत तशरीह करके उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। अच्छा। अब उससे पाकिस्तान के अगर ताल्लुकात इंटरनेशनली खराब हों, पाकिस्तान की स्टेट को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान के दुश्मन उससे फायदा उठाएं और एक सियासी लीडर अपनी सियासत चमकाने के लिए उसको लहराए और जगह जगह जाके कहे कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी। मैं बाजवा साहब पे भी आना चाहता हूं। यानी आप अपना माइंड मेकअप कर लेना, या अमेरिका ने गिराई या बाजवा ने गिराई। आप अगर 2 महीने बाद, ये गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं है, ये स्टेट क्राफ्ट है जहां पे आप एक सॉवरन मुल्क पे पहले इल्जाम लगा रहे हैं, फिर कह रहे हैं नहीं 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 वो ये नहीं था अमेरिका, ये बाजवा था। अच्छा सलमान साहब, ये बताएं कि जब ये जो साइफर है इसको कैबिनेट के मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बना दिया गया, जैसा कि जो उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के आज़म खान साहब, उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई है, तो क्या उसके बाद ये डी क्लासीफाई नहीं हो चुका? ये जो साइफर है ये क्या एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट रह गया है या नहीं? देखिए, वो बात तो अपनी जगह है और बहस की जा सकती है कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट रह गया या नहीं रह गया। मुझे पूरी बात मेरे सामने नहीं है कि कैबिनेट ने क्या कहा था। यहाँ शायद इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जो दस्तावेज़ थी जो फ़ॉरेन ऑफिस से वज़ीर आज़म हाउस आई, वो दस्तावेज़ कहीं गुम कर दी गई है या वो किसी गैर मुतल्लिक शख्स को दे दी गई है। ये एक दूसरा मामला है। एक तो ये है कि जो साइफर था उसके मंदरजात क्या थे,
क्या वो मंदरजात बयान होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, वो एक बात है। लेकिन जो दस्तावेज़ है उसका बज़ात खुद एक वजूद है और उसके हवाले से एक कानूनी तकाजा है। तो यहाँ सवाल मेरा ख्याल है उस दस्तावेज़ के हवाले से है कि वो कहाँ गई। और इमरान खान साहब का गालिबन यही दिफा होगा कि वज़ीर आज़म का काम नहीं होता फाइलें मेंटेन करना। अगर वज़ीर आज़म हाउस कोई दस्तावेज़ आई थी फॉरेन मिनिस्ट्री से तो ये अमले से पूछें कि वो दस्तावेज़ कहाँ रखी गई और कहाँ से वो गुम हो गई। तो लेकिन आपको लगता है कि ये साइफर केस इतना बड़ा ख़तरा है, जैसा कि परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं कि इसमें उनको बहुत ज़्यादा सज़ा भी हो सकती है? देखिए, परवेज़ खटक साहब की तो किसी बात को मैं कोई ख़ास वज़न इस वक्त नहीं दूंगा बसद एहतराम, लेकिन जो कानून में दर्ज है, जिस सेक्शन के तहत बज़ाहिर ये मुकदमा बनाया गया है, सेक्शन 5 ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का, उसमें तो बहुत बड़ी सज़ा है। लेकिन ये साबित करना कि साइफ़र की जो दस्तावेज़ है उसको दानिस्ता तौर पे इमरान खान साहब ने किसी के हवाले कर दिया है और उस हवालगी की वजह से किसी बैरूनी ताकत को कोई फ़ायदा पहुँचा है, ये मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होगा। तारड़ साहब, ज़रा ये बता दें कि आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन जब भी होगा फरवरी में, मार्च में, तो आपको लगता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे? देखिए, एक तो दो बातें जो की जा रही हैं ना, एक लेवल प्लेइंग फील्ड की और ये कि खान साहब पे बहुत सारे मुकदमात हैं। अब मुझे ये बताइए कि एक शख्स जिस पे तोशा खाना का केस हो, अगले दिन बाहर निकल के खुदा ना खास्ता वो किसी को कत्ल कर दे, तो क्या कत्ल का मुकदमा सिर्फ इसलिए दर्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और वो सियासी पार्टी का लीडर है या वो चेयरमैन है? देखिए, ऑफेंस कमिट हुई है, वो साइफर की भी हुई है, वो तोशा खाना की भी हुई है, वो 9 मई की भी हुई है। अब जितनी ऑफेंसेस कमिट की हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में उसका जवाब तो देना होगा, उसका हिसाब भी देना होगा। तो मैं तो समझता हूँ कि साइफर का केस एक बड़ा सीरियस केस है और इसके अंदर सज़ा भी बहुत बड़ी है। इसमें 3 साल की सज़ा नहीं है, मैक्सिमम कैपिटल पनिशमेंट है, फिर 14 साल की सज़ा है। 14 साल? जी, सजाए मौत भी है। सजाए मौत भी है। कैपिटल पनिशमेंट जब मैं कहता हूँ, अब देखिए, सजाए मौत भी है, 14 साल की सज़ा भी है। तो आपने एक डॉक्यूमेंट को जलसे में आप लेके गए, उसके बाद आप खुद कह रहे हैं कि मेरे से गुम गया है। तो देखिए ना, अब ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा अच्छा स्ट्रोक खेला। उन्होंने कहा मेरे कप्तान की अमानत थी, मैंने कप्तान के हवाले कर दी। ये बेस्ट नहीं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ केस की समाअत इस्लामाबाद में होती है, एक ही केस है, और उनकी पार्टी के चेयरमैन जो हैं उनके खिलाफ केस की समाअत अटक जेल में होती है। तो ये क्या शाह महमूद कुरैशी साहब आम हालात में भी अदालतों में पेश होते रहे हैं। हाँ। उन्होंने कभी वो टोप नहीं पहना या इर्द गिर्द सिक्योरिटी का हिसार नहीं रखा। जो सिक्योरिटी खदशात थे या जो हाजिरी माफ़ी की दरखास्तें, हुमायूं दिलावर अकेले ने जो है वो 37 दरखास्तें तकरीबन जो है वो मंजूर की हाजिरी माफ़ी की। बहुत सारी जगहों पे सिक्योरिटी रीजंस को साइट किया गया। तो देखिए, जहाँ पे आप सिक्योरिटी रीजंस को साइट करते हैं और कहते हैं मुझे खतरा है, तो जब आप स्टेट की कस्टडी में हैं, जुडिशियल रिमांड पे हैं, तो फिर आप स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो वो ज़्यादा खतरा जो है उसको उठाना वो फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, हामिद मीर साहब, ये इसलिए नहीं हो रहा कि उनकी ज़ात को कोई ख़तरा है। वो कल कह देंगे कि मैं नहीं अटक जेल में ट्रायल करवाना चाहता, मुझे आप ले आएँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, तो फिर ये बात ख़त्म हो जाएगी। यहाँ मामला जो बज़ाहिर नज़र आता है वो ये है कि इस मुकदमे में सुकम होंगे, जैसा कि हमने तोशा खाना में भी देखा। और चूंकि एक जज्बा है, अब एक नीयत है निज़ाम में कि उनको ज़रूर सज़ावार करार देना है, तो एक बंद कमरे से बेहतर क्या जगह है उनको सज़ावार करार देने के लिए। असल मामला सिर्फ इतना ही है कि वहाँ पे लोग भी ना आ सकें, ऑडियंस ना हो, वकला का आना मुश्किल हो, ख़ानदान का आना मुश्किल हो। आप बंद कमरे में 4 दिन में ट्रायल करें और कहें जी ये साबित हो गया जो। इससे ये बहुत तशवीशनाक बात है, क्योंकि ये वाकई 2 साल सज़ा वाला मामला नहीं है। यहाँ सज़ाए मौत भी है, उम्र कैद भी है, और यहाँ मैं समझता हूँ हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसमें ज़रूर मुदाखलत करेंगे और ये मुकदमा ऐसे नहीं चलेगा जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं। आपको यकीन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मुदाखलत करेंगी? बिल्कुल करेंगे। देखिए, इस वक्त इस निज़ाम में अगर कहीं कोई मुदाफ़ियत की रमक है तो वो अदालतों में ही है। हालांकि बेशतर अदालतें मैं समझता हूँ वो तवानाई नहीं दिखा रही जो उन्हें दिखानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हमें कहीं ना कहीं वो रमक नजर आती है। इस वक्त जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान भर से जो लापता अफराद हैं उनकी फैमिलीज आके बैठी हुई हैं, चारों सूबों से लोग आके बैठे हुए हैं। आज क्योंकि इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का इंटरनेशनल डे भी मनाया जा रहा है, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि अदालतें कुछ करें। अदालतें इस मामले में तो नहीं बोलती, लेकिन इस पे हम बाद में बात करेंगे। जुबैरी साहब, आपको क्या लग रहा है कि आपने भी कुछ पटिशनें फाइल की हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपको लग रहा है कि आला अदलिया इस मामले में कोई मुदाखलत करेगी?
देखिए हमें उम्मीद तो आला अदलिया से ही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, लेकिन अब वो करते हैं नहीं वो अलग बात है। देखिए सुप्रीम कोर्ट, बार ने, मिलिट्री कोर्ट्स, मुख्तलिफ इलेक्शन के ऊपर भी पटिशन दाखिल की, आज तक वो लगी नहीं सर। अब हम लॉज को भी चैलेंज करने जा रहे हैं, ये जो 2 लॉज बड़ी पीडीएम ने एंड में किए वो भी हम देखते हैं लगेगी नहीं। फिर वहाँ चेंज ऑफ गार्ड भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब आ रही हैं। लेकिन इशू जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसी अगर कोई रिलीफ किसी पार्टी को मिलता है तो ये फ़ौरन तारड़ साहब बैठे, ये फ़ौरन टीवी पे मैंने इनको देखता हूँ आके उठे। अब तो चीफ जस्टिस, कल तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी तंज किए गए कि जी अब वो गुड टू सी यू वगैरह अब नीचे हाई कोर्ट पे भी आ गया। तो देखिए ना, मतलब कि फ़ौरन अगर किसी को रिलीफ मिलता है तो फ़ौरन हमले शुरू हो जाते हैं कोर्ट के ऊपर। ये चीज़ देखे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इसको, मैं समझता हूँ इसको एक्शन लेना चाहिए था जब सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट के जज साहिबान की हद तक इज्जत की जा रही थी, कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था। और ये कुछ मामले थे, कोर्ट को फैसला फौरन करना चाहिए। देखिए जब तक आप देखें इस मुल्क में सिर्फ कानून की बालादस्ती वकील खड़े होते हैं या फिर अदलिया खड़ी होती है। अगर अदलिया ने अपना रोल नहीं किया, जो मैं समझता हूँ अभी वो फेल हो रहे हैं इस चीज़ में, क्योंकि उनके आपस के अंदर डिविजन्स नज़र आ रहे हैं सामने। अगर ये, मैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारी कि इस मुल्क की बका सिर्फ कोर्ट में, आप कह रहे हैं आज लोग बैठे हैं वहाँ प्रेस क्लब के सामने, कोर्ट क्या कर सकती है? क्योंकि कोर्ट में केसेस लगते हैं, वो आके पुलिस या जो भी एजेंसीज वो कहती है हमारे पास नहीं है। कोर्ट के पास तो कोई अपने पास इख्तियार तो नहीं होता कि वो प्रोड्यूस करवा दे आदमी को, इन पर ही रिलाई करना होता है ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की। तो देखिए ना, कोर्ट को हर चीज़ पे वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी के खिलाफ गलत हो रहा है, चाहे कोई भी हो, उसको इंसाफ अदालतों से मिलना चाहिए और उनको इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी बैठ के और लोग उनकी बुराई करेंगे। उनको अल्लाह को और अपने ज़मीर को जवाब देना है। जी, इसका जवाब देखिए, मैं अब फिर अर्ज़ करूंगा तो शिकायत होगी। मामला ये है कि अशरफ का, अहमद का, बूटे की दरख्वास्त तो सुप्रीम कोर्ट टेकअप नहीं करती। जिस पिटिशन पे इमरान अहमद खान न्याजी लिखा हो, शाम को नंबर लगता है, सुबह पिटिशन फिक्स हो जाती है। जिस्मानी रिमांड पे मुल्ज़िम है उसको गुड टू सी यू कहा जा रहा है, उसको घर भेजा जा रहा है तमाम तर सहूलियात के साथ। मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में ज़ुबैरी साहब एक केस बता दें जिसकी अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त हाई कोर्ट में चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरानिए में पिटिशन लगा के पूरे केस के फैक्ट्स और मेरिट्स डिस्कस किए हों। और मेरा सख्त इतराज़ है मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब पे, जिनके खिलाफ ऑलरेडी एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस पेंडिंग है कि एक 40 करोड़ का प्लॉट है 10 करोड़ में लिया। तो देखें, अपना घर भी साफ करें, ये ना कहें कि हम होली काउज हैं और हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि हमारे पे कोई उंगली उठाए। आप अपने इर्द गिर्द भी देखें, तुम्हारे आसपास है कौन, ये भी देखो। अच्छा, मैं क्योंकि जिक्र किया मैंने कि प्रेस क्लब के बाहर जो है पाकिस्तान के चारों सूबों से आए हुए जो लापता अफराद के लवाकीन हैं वो इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं और वहाँ पे औरतों की बहुत बड़ी तादाद है। तो जिक्र किया, तो ज़रा एक छोटी सी रिपोर्ट भी देख लें इस बारे में। खुजदार से शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का रुख करने वाली सायरा बलोच अपने भाइयों रशीद बलोच और आसिफ बलोच की बाजियाबी के लिए सरापा एहतजाज है, जो 5 साल से लापता हैं। मैं मजबूर होकर यहाँ आई हूँ। मेरे भाई 5 सालों से मिसिंग है और बलूचिस्तान की उन सब माँ बहनों की आवाज़ बनकर आई हूँ जिनकी आवाज़ को हमेशा से दबाया जा रहा है। जबरी लापता अफराद के आलमी दिन पर प्यारों की बाजियाबी के लिए मुल्क भर से आए इन मुजाहिरीन के चेहरों पर कर्ब और अजियत के माहौसाल दर्ज हैं। जबरी लापता अफराद की बाजियाबी के लिए 3 बड़ी गैर सरकारी तंजीमें अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के मुताबिक रवां साल अब तक 157, वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के मुताबिक 203 और सिंध सभा तंजीम के मुताबिक 75 अफराद जबरी लापता किए गए। 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ये मसला गंभीर और इंतहाई खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर, ऐसा सूबा, ऐसा इलाका नहीं है जहाँ से कोई जबरी गुमशुदा ना हो। ये जो 75 में यहाँ पर आपको गिनवा रहा हूँ, उसमें 75% पॉलिटिकल वर्कर है और कुछ पोइट है, कुछ राइटर है, कुछ पब्लिशर है। लवाहिकीन कहते हैं अगर इनके प्यारों ने कोई जुर्म किया है तो उन्हें आइन और कानून के मुताबिक सजा देकर इन्हें तवील इंतजार के दुख से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। जी, आपको बताया गया है कि 3 तंजीमें जो हैं वो बता रही हैं, 3 तंजीमें फिगर्स के साथ, कि सिर्फ इस साल के पहले 8 महीने के दौरान पाकिस्तान के चारों सूबों से
425 से ज़्यादा अफराद को लापता किया गया। 425 लोग सिर्फ पिछले 8 महीने में लापता हुए हैं। इस पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्यों खामोश है, इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अताउल्लाह तरड़ साहब, मैं आप ही की तरफ आऊँगा क्योंकि आज जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। तो आपको याद होगा कि पिछले साल जब आपकी हुकूमत थी तो पार्लियामेंट से एक बिल पास हुआ था जबरी गुमशुदगियाँ ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो बिल कानून नहीं बन सका। इसकी क्या वजह है? देखिए, इस पे बहुत कोशिश भी हुई हुकूमत की तरफ से भी, और मैं समझता हूँ इधर अगर मैं जस्टिस अथर मिनल्ला का जिक्र ना करूँ तो ये ज़्यादती होगी। उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुतअद्दिद बार इसका नोटिस भी लिया, हुकूमती नुमाइंदों को भी बुलाया और इंटीरियर मिनिस्टर को भी बाकायदा कहा कि जी इस मसले को हल होना चाहिए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भी बुलाया, वो इन पर्सन पेश हुए। उन्होंने मुदस्सर नारो के केस में कमिटमेंट दी कि मैं उनको प्रोड्यूस करूंगा। ना मुदस्सर नारो आया, बल्कि उसके बाद एक और सहाफ़ी इमरान रियाज खान भी गायब हो गया। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये मसला हल हो सकता है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसका हल कोई नहीं है। इसको हल भी किया जा सकता है, इसमें तमाम लोगों को बाजियाब भी करवाया जा सकता है, इसमें कानून के दायरे के अंदर भी लाया जा सकता है। मगर अगर फिर पॉलिटिकल लोग, तमाम स्टेक होल्डर्स जितने भी इस मुल्क में हैं, तमाम इंस्टीट्यूशंस, वो फिर एक पेज पे हों और जुडिशरी भी इसमें अपना किरदार अदा करे। देखिए ना, पॉलिटिकल एलीट का इरिस्पेक्टिव के तरीके इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, हमारे साथ बार लीडर भी खड़े होते हैं, हम जाके धड़ल्ले से अपनी एप्लीकेशन भी एंटरटेन करवा लेते हैं, केस फिक्स भी करवा लेते हैं, तारीख भी ले लेते हैं, अर्ली हियरिंग भी करवा लेते हैं। इनका वाली वारिस कोई नहीं है, इनके साथ कोई खड़ा नहीं होता कि इनकी दरख्वास्त जो है वो शाम को नंबर लग जाए और सुबह फिक्स हो जाए। तो ये बंदियाल साहब बैठे हैं ना, 16 को जा रहे हैं, उससे पहले लगाएं दरख्वास्त, क्यों नहीं लगाते हैं? जी सलमान कमराई साहब, हो सकता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, आपने जिक्र किया कि मैंने बहुत से मुकदमे किए हैं, असगर खान हो, डॉक्टर मुबशर हो, मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से हो या इमरान खान के हवाले से हो। मेरी नज़र में ये तमाम मुकदमे दर हकीकत एक ही मुकदमा है और एक ही मामले का ये तसलसल है। इसमें नाम बदलता रहता है हदफ का कि कौन आज विक्टिम है और कौन आज जाबिर है। जाबिर क्या नहीं बदलती हकीकत वैसे, लेकिन जो विक्टिम है उनकी हकीकत बदलती रहती है। इस मुल्क में शुरू दिन से एक ताकत का निज़ाम कार फरमा है और जो हम आइन बनाते हैं, जो कवानीन बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कभी भी कार फरमा नहीं होते, लेकिन वो एक तरह से रहीन रहते हैं ताकत के। जब दिल करता है ताकत का, वो आइन और कानून को पामाल कर देती है। निगरान वज़ीर आज़म साहब के सूबे की ख़वातीन इस्लामाबाद में दरबदर हैं, क्या निगरान वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं जी? वज़ीर आज़म की जो हैसियत है वो बड़ी महदूद है। डॉक्टर मुबशर ने सर कहाँ पे महदूद है? उन्होंने तो फैसला किया है, निगरान काबीना ने फैसला किया है कि नादरा में हाजिर सर्विस फौजी अफसर को चेयरमैन लगाया जा सकता है। जी, बस ये ऐसा ही, इतनी ताकत है। देखिए, मैं अर्ज करूँ, डॉक्टर मुबशर ने किताब लिखी थी द मिराज ऑफ पावर। उन्होंने ये लिखा था कि हम लोग जो सियासतदान हैं, जो इलेक्शन जीत के आते हैं ना, हम ऑफिस अस्यूम कर लेते हैं, लेकिन पावर हमें नहीं मिलती। हमारी जो पावर है उसका दायरा जो है वो हमेशा महदूद रहता है। उससे अगर ज़रा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे छीन ली जाती है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आज जो शख्स जेल में है, ये आला कार बना, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, क्यों किया था? कि इस मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम हो, पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हो, और हमने पीपल्स पार्टी के साथ टर्म्स बाकायदा तय की, क्यों की थी? लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी ना, अगले 25, 30, 50 साल की। तो क्या हुआ? जो शख्स आज जेल में है यही आला कार था, इसी ने उसमें स्पॉइलर का किरदार अदा किया और इसी ने आके इस मुल्क में 4 साल के अंदर वो तबाही की कि कभी तारीख में नहीं हुई थी। अच्छा, तो हमें अपना रिकॉर्ड सीधा आबिद ज़ुबैरी साहब, ये लोग बड़ा सवाल उठाते हैं कि हमारी जो आला अदलिया के जज हैं ये सियासी मुकदमात जो हैं उन पर तो बड़ी तवज्जो देते हैं, उस पर स्टैंड भी ले लेते हैं, लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट के मुकदमात होते हैं, जिस तरह के ये इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का मसला है, इस पर स्टैंड नहीं लेते। सर बिल्कुल, मैं इससे इख्तिलाफ करूँगा। पहले मैं एक आपकी इजाज़त से बात करूँगा जो तारड़ साहब ने की। जी, ये जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी का उन्होंने नाम लेके उनकी बुराई की अभी आपके चैनल पे, इनके ऊपर पहले भी एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा था, ये जब ये लाहौर हाई कोर्ट के जज थे जी, और उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई के लिए एक एफिडेविट दिया गया था आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने। अवेलेबल है, मैं आपको भेज दूंगा, इनको भी मालूम है कि जी वो रिपोर्टेड मैटर है 2014 का सुप्रीम कोर्ट का। वाले जनरल फैज थे, मैं आपको भेज दूंगा उसकी जजमेंट, उसका एफिडेविट। बचाने वाले जनरल फैज थे। एक मिनट, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जनरल फैज के कहने से, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जो बहुत जाती और अच्छा ताल्लुक है मज़ाहिर अली अकबर। अच्छा चले ठीक है, पहले जरा ज़ुबैरी साहब बात मुकम्मल कर लें। चले,
सर दूसरी बात, ये जो मिसिंग पर्सन केसेस हैं, आपने सिर्फ बात की सुप्रीम कोर्ट में, ये एक ज़माने में टेकअप होते थे जब जस्टिस जावेद इकबाल हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये हाई कोर्ट में रेगुलर टेकअप होते हैं सर। हमारे यहाँ एक बेंच है, यहाँ जस्टिस फुल पोटो हैं, उनके हमेशा ये केसेस होते हैं, ये उनमें अर्जेंसी भी होती है, वो स्पेशली दिन मुख्तस हैं सर हाई कोर्ट सिंध में, और हर कोर्ट में इस तरह मुख्तस है। और सबसे ज़्यादा काम हमारे सिंध हाई, जी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि आज सिंध के 75 लापता अफराद के लवाकीन भी इस्लामाबाद में मुजाहरा कर रहे हैं। सिंध सभा के जेर एहतमाम जी वो होंगे। इस्लामाबाद में आके मुजाहरा कर रहे हैं। जो बात हो रही नहीं, जो बात नहीं जी हामिद मीर साहब, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि आप कह रहे थे केस लगते नहीं, इनका कोई वारिस नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आज फाइल होती है पिटीशन, अगले दिन टेकअप होती है। देखिए ये चीजें आप मालूम करें। और ये सिंध हाई कोर्ट में, क्योंकि मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे मालूम है इसके स्पेशल बेंच होती है और उस दिन कोई काम नहीं होता उस बेंच में, सिर्फ मिसिंग पर्सन के केसेस चलते हैं सर। लेकिन किस पे कोर्ट डिपेंडेंट होती है, नहीं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर। तो ये कह देना कि केसेस ये टेकअप नहीं होते जुडिशरी में, ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोगों वकीलों से पूछे, आई एम श्योर लाहौर हाई कोर्ट में सलमान बैठे, अता तारड़ साहब ये बता सकेंगे। हमारे यहाँ तो स्पेशली ये होते हैं केसेस। अब कोई वो आके कहते हैं जी हमारे पास नहीं है, इस थाने के पास नहीं है, ये नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछा जाता है, वो कहते हैं हमारे पास नहीं। इसमें आपको याद होगा हमारे एक मरहूम जज थे, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के, जस्टिस सेठ, वकार सेठ साहब, उन्होंने उनकी भी ऑर्डर्स वगैरह हैं, आप देखें बड़ा मेहनत की जजों ने और बहुत लोग बाजियाब हुए, लेकिन उसकी खबर कभी नहीं दी जाती कि वो लोग जो बाजियाब हो गए। तो अच्छा, और इन्हीं कोर्ट्स की एफर्ट्स है सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जरा आप वजाहत कर दें। आपने कहा कि आजम नज़ीर तारड़ साहब की जो मुज़ाहिर अली नकवी साहब के हक में जो स्टेटमेंट थी, वो जनरल फैज साहब नहीं, मैंने ये कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब का मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से एक ज़ाती और एक बड़ा अच्छा ताल्लुक था। ठीक है। और वो बड़े करीबी दोस्त रहे हैं, आपस में मेल मिलाप बहुत ज़्यादा रहा है। मगर तब आसिफ सईद खोसा साहब ने उस रेफरेंस में इनके बारे में कहा कि इनका कॉन्डक्ट कलरफुल है। और मसला क्या था कि 2 केसेस थे जिसके सिमिलर फैक्ट्स थे, मगर एक में मुल्जिम को बेल दे दी गई, एक में डिनाई कर दी गई। उन्होंने कहा दी डिफरेंस इज द पावर ऑफ अटर्नी, कि वहां पे वकील इनका जानने वाला था, इन्होंने रिलीफ दिया, यहाँ वकील को माड़ा आदमी था मेरी तरह, उसको रिलीफ ना मिला। और अभी भी जो मैं 40 करोड़ के लाहौर कैंट के प्लॉट की बात करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स के बगैर इल्जाम नहीं लगाता। मैं मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ, जिसने मेरे साथ करना है कर ले। फैज साहब वाली बात की है, उसका क्या तनाज़ुर? तो वो उस वक्त बचाया उन्होंने उनको, ये इन्होंने जाके उनके थ्रू सारी मैनेजमेंट हुई और उन्होंने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को बचाया उस वक्त। अच्छा चलें, ये जनरल फैज साहब क्योंकि यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन अगर वो चाहें तो अपना स्टेटमेंट या अपना मौक़िफ़ वो हमें भिजवा सकते हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ज़ुबैरी साहब। नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, एफिडेविट तो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ने दिया था। अब तो ये अब जो उन्होंने बात की, मुझे इसका इल्म नहीं था, बड़ी अच्छी बात हुई, उन्होंने बता दिया कि किसके कहने पे एफिडेविट दिया था। हाँ। और जो केस था, वकील जो थे वो एहसन भून साहब थे उस केस में, वो रिपोर्टेड मैटर है। ये सलमान बताएंगे, बैठे हुए आपके साथ। बिल्कुल थे। ये कहा गया कि क्योंकि एक में तगड़ा वकील था, एक में माड़ा वकील था, इन्होंने रिलीफ दिया। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, ऑन रिकॉर्ड। इस तरह एक जज पे हमला कर देना सही नहीं होता सर। नहीं सर, और देखिए, और वो मुझे आप ले दें ये प्लॉट, चले मुझे आप लाहौर में चले, मुझे वो 10 करोड़ में वो प्लॉट ले दें जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने लिया है। वो 40 करोड़ का प्लॉट गजब खुदा का, उनको 10 करोड़ में क्यों मिला है? है जो ये सब, और ये अकेला प्लॉट नहीं है, कई प्लॉट हैं उनके। मैं क्या बात जानते हैं एक डीसी रेट होती, मुझे उसका नहीं मालूम, लेकिन मैं आपकी बात जो कर रहा हूं कि एक जज पे नहीं, तो इस तरह के फिर आप इस एक जज पे नहीं। और इनके ऊपर जो रेफरेंस है, आज 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा गया हुआ है, आज तक उस पर रिपोर्ट नहीं दी गई। अच्छा मेरा ख्याल है कि अब एक जज, आफ्टर ऑल एक जज पे काफी बात हो गई है। आप एक जज को मार्क कर दिया गया है कि उस पर रिपोर्ट दो, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं वो। जी आप जरा बड़ी बात कर रही हैं। एक जज पे हमला करके उनको टारगेट करके इस तरह बात कर देना अच्छी बात नहीं होती है। जी जरा आप सलमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ज़ुबैरी साहब ने वजाहत कर दी, तारड़ साहब ने कर दी। जो आप बात कर रही हैं वो एक बड़ी बात है कि इस मुल्क में कानून की हद क्या है, आइन की हद क्या है। हम आइन कानून की बात करते हैं, लेकिन हमें नज़र आता है कि एक हद है, उससे आगे पर जलते हैं आइन और कानून के। वकार सेठ साहब का जिक्र किया, मरहूम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हमारे भाई ज़ुबैरी साहब ने, उन्होंने बड़ी शानदार एक जजमेंट लिखी। एक कानून आया था, कोई डिफेंस ऑफ पाकिस्तान एक्ट क्या, जिसके तहत इंटर्नमेंट सेंटर बनाए गए थे। पहले फाटा के एरिए में कि कैद खाने थे कि वहाँ आप किसी को उठाकर एजेंसियाँ रखते हैं, मैजिस्ट्रेट के पास भी पेश करने की ज़रूरत नहीं है और वो शख्स वहाँ पर पड़ा रहेगा। उन्होंने फैसला दिया कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, आप ये नहीं कर सकते फाटा में। सिर्फ जवाब ये आया कि हम पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ये कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गई, लिहाजा कानून तब्दील होकर पूरे खैबर पख्तूनख्वा में
ये कैद खाने कायम कर दिए गए। उन्होंने फिर हुक्म जारी किया कि ये गलत है, आइन के ख़िलाफ़ है, आप नहीं कर सकते, और उन्होंने उन तमाम कैद खानों को गैर आइनी करार दे दिया। उसके ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट में आई 2018 में। इफ़रतुल्लाह बाबर साहब की पिटिशन है और वो आज दिन तक वो मुकदमा पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। मैं ये सवाल करता हूँ, और ये इतना अहम मामला है जिसका ताल्लुक बड़े बड़े इस बुनियादी मसले से है कि इस मुल्क में कौन हाकिम आला है, किसको ये इख्तियार हासिल है कि किसी को उठा के काल कोठरी में डाल दे, और 2018 से वो अपील जो है उसकी सुनवाई नहीं। फिर मुझे ये भी याद आता है कि जो वकार सेठ साहब का जिक्र आ रहा है, उनकी बड़ी तारीफ़ की जा रही है, बहुत ज़बरदस्त जज थे, तो उन्होंने जो साबिक डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो सज़ा दी थी उसको गैर मौसर भी तो मुज़ाहिर नकवी साहब ही ने किया था। चलें, अब उन पर काफ़ी बात हो चुकी है, इसलिए मज़ीद बात नहीं करते। वक्फे के बाद दोबारा। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अच्छा ज़ुबैरी साहब, अब ज़रा एक और भी इशू है, आखिर में ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सियासी जमातों के वफूद के साथ मुलाकातें तो कर रहा है, लेकिन अभी तक वो इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर रहा। उन्होंने हल्का बंदियां जो हैं उसके लिए शेड्यूल का ऐलान तो कर दिया, लेकिन डेट अनाउंस नहीं कर रहा। क्या आपका ख्याल क्या है कि उनको डेट अनाउंस कर देनी चाहिए या अभी उनके पास काफ़ी टाइम है? मेरा तो व्यू है कि डेट वो दे ही नहीं सकते इस केस में, सदर मुमलिकत को देनी है। वो कभी उनको लिख देते हैं कि मिल लो आके, फिर उनकी तजलील कर दी जाती है, वो खत जवाब दे देते हैं, फिर वो लिख देते हैं लॉ मिनिस्ट्री को, जैसे वहाँ से उनके बरखिलाफ कोई आ जाएगा। ये अंडर आर्टिकल 48(5) क्लॉज 5 सदर का इख्तियार है, उनको तारीख देनी है, उनको तारीख दे देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन मजाज नहीं है इस केस में। अच्छा, इसमें एक उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि एक सवाल आपसे, ये आज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और डिलिमिटेशन को ग्राउंड बना के इलेक्शन को डिले नहीं किया जा सकता। अब ये मैं आपसे यही सवाल करने लगा हूं कि आज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से एक खत लिखा गया है सदर पाकिस्तान को, और उसमें अच्छा, मुझे नहीं पता। उसमें बस ये खत में वही कहा गया कि आपने कहा कि आर्टिकल 48 की सब क्लॉज 5 के मुताबिक ये जो इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार आपके पास है, लेकिन वो जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसका सेक्शन 57 जो है उसमें तरमीम हो चुकी है, तो उसके बाद ये इख्तियार आपका नहीं है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए, ये जजमेंट आ चुकी है, मैं खुद उसमें वकील था और नोटिस पे भी था एज प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार। आपको याद होगा जब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जो थी वो गवर्नर ने डिसॉल्व की थी, और पंजाब की असेंबली 48 घंटे के बाद हुई थी कि जो गवर्नर साहब थे उन्होंने एडवाइस परवेज़ इलाही साहब की एडवाइस पे नहीं डिसॉल्व की थी। तो जब सदर ने दोनों तारीखें दी तो उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में जो सदर ने तारीख दी वो गलत दी, वो गवर्नर का इख्तियार था 105 के अंदर, और यहाँ पंजाब में क्योंकि वो 48 घंटे से हुई थी तो सेक्शन 57 पे आप चले गए। उस वक्त आके सदर तारीख देंगे इन कंसल्टेशन विद दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब वो तब्दील कर दिया इन्होंने लॉ बना के, अब उन्होंने कहा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, फिर भी इसको रखा है सेक्शन 57 को सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। इख्तियार है डेट और डेट्स का कि वो इलेक्शन कमीशन देगा। यहाँ 48 घंटे के बाद तहलील नहीं हुई है असेंबली, यहाँ सदर मुमलिकत ने साइन कर दिया, तो आप सेक्शन 57 पे नहीं जा रहे, आप जाएंगे, आपको आर्टिकल 48(5) में सदर साहब को तारीख देनी चाहिए जो अपनी आईनी बात नहीं पूरी कर रहे वो। अच्छा, आपका क्या है? बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं ज़ुबैरी साहब। देखिए, इसमें सिर्फ इजाफा मैं ये करूँगा, एक ये तावील बनाई जा रही है कि जहाँ वज़ीर आज़म के मशवरे पे तहलील होती है वहाँ सदर ने तहलील नहीं की, लिहाजा सदर का इख्तियार जो है 48(5) का वो नहीं है, और सिर्फ वहाँ जहाँ सदर तहलील करता है अदम एतमाद के वोट के बाद, अगर किसी को अक्सरियत हासिल ना हो तो वहाँ सदर का इख्तियार है। अजीब ये एक तफरीक की जा रही है। अगर आप आइन का आर्टिकल 58 पढ़ें 58(1) तो बड़ी वजाहत से कहता है द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली अपॉन रिसीट ऑफ एडवाइस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि डिसॉल्व करने का जो इख्तियार है और जो डिसॉल्व करने वाला जो शख्स है वो सदर ही है। लिहाजा दोनों सूरतों में, अदम एतमाद का मामला हो या वज़ीर आज़म की एडवाइस का मामला हो, दोनों सूरतों में सदर डिसॉल्व करते हैं। और 48(5) ये कहता है कि वेयर द प्रेसिडेंट हैज डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ही शैल फिक्स द डेट। लिहाजा कोई कानून जो है इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 ताबे है आइन के। जी, और मैं अर्ज करूं ज़ुबैरी साहब, उस मुकदमे में मैं सदर मुमलिकत का वकील था जहां ये खैबर पख्तूनख्वा और 48(5) में वो भी लिखा हुआ है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड क्लॉज 48(1) को एक्सक्लूड कर देता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड। जी जी, लिहाजा ये की तारीख जो है वो सदर का कुल्ली इख्तियार है। इसकी वजाहत इस बात से भी हो जाती है कि 48(5) में
48(1) को एक्सक्लूड कर दिया गया, जो ये कहता है कि आम तौर पे सदर वजीर आजम के मशवरे के तहत काम करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वजाहत है यहाँ पे। अच्छा तारड़ साहब, इसमें अब अगर इलेक्शन कमीशन ने एज्यूम कर लिया कि ये इख्तियार डेट देने का हमारे पास है, तो डेट दे दें, क्यों नहीं देते? देखिए, हमारी उनसे इस पे बात हुई। जो मेरी पार्टी का वफ्द गया था, मैं उसका हिस्सा था, और 14 दिसंबर को जब हल्का बंदियां ख़त्म होंगी तो उसके बाद 54 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। वो रफली 15 से 25 फरवरी की डेट इलेक्शन की बनती है, जिस पे वहाँ बात हुई। तो मेरा ख्याल है फरवरी के मिड में इलेक्शंस की डेट आ जाएगी और इलेक्शन हो जाएंगे। फरवरी के मिड में इलेक्शन की डेट आएगी? जी नहीं, इलेक्शन डेट फॉर फरवरी, यानी 14 दिसंबर की डेट कब आएगी? 14 दिसंबर के फौरन बाद आ सकती है। 15 दिसंबर के बाद आएगी इलेक्शन? 14 दिसंबर या 15 दिसंबर को दे सकते हैं। देखे ना, पीटीआई ने आपको ये नहीं लगता तारड़ साहब के अगर इलेक्शन की डेट जो है वो इतनी देर से आएगी तो इससे पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है बहुत ज्यादा फैलेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हल्का बंदियां अब, क्योंकि 40 अरब रुपए से आपने एक सेंसस करवाया, आपने इतना टाइम एफर्ट स्टेट का लगा, उस पे तमाम लोगों ने साइन किए, कंसेंसस से वो डॉक्यूमेंट पास हुआ। अब डिलिमिटेशन उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। कंसेंसस से देखिए, कंसेंसस तो हुआ, 2 निगरान वज़राए आला, 2 इलेक्टेड भी थे, बलूचिस्तान के वज़ीर आला आए, उनका इंतजार किया पीपल्स गया। पार्टी ने तो एक नया मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। वो तो काबीना में भी मंजूरी में शामिल थे, सीसीआई में भी शामिल थे। अब अगर वो मौक़िफ़ चेंज कर लिया तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वाकई कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए आपको। मैं समझता हूँ एक सियासी बयानिया है, कोई आफ्टर थॉट है, और उनको बाद में ख्याल आया कि हो अच्छा अब तो ये इलेक्शन में जाने के लिए ये बयाने लेना चाहिए। तो आफ्टर थॉट्स कई दफ़ा अच्छे नहीं होते। सियासी मुफाद परस्ती है, लगती है बिल्कुल। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आजम नज़ीर तारड़ साहब, सॉरी तारड़ साहब, जनाब सलमान कनूराय साहब और आबिद ज़ुबैरी साहब। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।